सर्वप्रथम सुभाष पत्री जी के सर और समस्त आत्मिक बंधु को मेरा शत नमन। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर। तो मास्टर्स आज हमारे बीच फिर से भूपेंद्र सर आए हैं जो हमें हु एम आई कंसेप्ट से रूबरू कराएंगे। वेलकम सर, वननेस मेडिटेशन दुबई के मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। Shall I start? Yeah, sure. Good afternoon, Atmavandana Masters. We will start with the meditation, Anapanasati meditation, which Brahmrishi Patri ji has given us. अब हम आनापानासति मेडिटेशन से प्रारंभ करेंगे जो पत्री जी ने हमें सिखाई है। इसके लिए हाथों को क्रॉस करेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे और आँखों को धीरे से बंद करेंगे और अपनी सांस के ऊपर थोड़ा ध्यान लेकर आएंगे। मेडिटेशन का प्रोसेस हम अराउंड 30 मिनट्स तक करेंगे और वेरियस स्टेजेस में मेडिटेशन के एंटर करेंगे। मेडिटेशन का पर्पस विजडम क्लास से पहले ये होता है कि इससे आपका माइंड एकाग्र हो जाता है। इस वक्त हम अपनी नॉर्मल बीटा स्टेट के अंदर है। बीटा स्टेट के अंदर हमारा माइंड पूरी तरह से जागृत है और विचारों के अधीन है। बीटा स्टेट से हम अल्फा स्टेट में एंटर करेंगे। आँखों के बंद करने से ही हमारे दृश्य समाप्त हो जाते हैं। अंधेरे के अंदर हमारा माइंड थोड़ी शांति में चला जाता है और सांस को वॉच करने से माइंड एकाग्रता में स्थिर होने लगता है। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, इसको नॉर्मल तरीके से वॉच करिए। ना तो सांस को तेज करना है, ना तो सांस को धीरे करना है। एक विटनेस की तरह सिर्फ देखना है कि ये आ रही है, ये जा रही है। ऐसा प्रिज्यूम कीजिए कि ये एक झूला है जो आगे से पीछे तक झूल रहा है। इस झूले में सवार हो जाइए और आती हुई सांस और जाती हुई सांस के साथ इस झूले में झूलते रहिए। ऐसा करते हुए आपका मन एकाग्रता में चला जाएगा और आप धीरे 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 गहन ध्यान के अंदर समाविष्ट हो जाएंगे। किसी भी ध्यान को परिपक्वता में लाने के लिए हमें पहले अपने हृदय के ऊपर थोड़ा शांति को स्थापित करना चाहिए, क्योंकि ये उद्गम स्थल है हमारे विचारों के लिए। तो इसके लिए हम हार्ट एलिवेशन प्रोसेस करते हैं। हार्ट एलिवेशन मतलब हृदय आनंद। आप अपने जीवन के किसी भी उस घटना को याद कीजिए जब आपको अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। जब आपने अपने बच्चे को पहली बार देखा, जब आपने अपने बच्चे को पहला खिलौना लेके दिया, जब आपने अपनी प्रेमिका से अपने प्रेम का इजहार किया। कोई भी ऐसी घटना जो आपके जीवन में एक आनंद का स्रोत है,
उस घटना को अपने मन मस्तिष्क में लेकर आइए। उस घटना को दोबारा से रिलीव कीजिए। इससे आप अपने पुराने समय में उसी आनंद के अंदर दोबारा से प्रविष्ट होंगे। ऐसा करने से हार्ट एलिवेशन की स्थिति बनती है। जब हार्ट एलिवेशन में आ जाता है तो हार्ट और माइंड का कोऑर्डिनेशन हायर हो जाता है। ये दोनों एक साथ काम करने की स्थिति में ज़्यादा आ जाते हैं। 2 मिनट तक आप इस घटना में समाविष्ट होइए। इसको अपने दिमाग में, मन में सांस पर ध्यान भी दीजिए। आती सांस, जाती सांस ध्यान दीजिए। अब हार्ट एलिवेशन के बाद हम अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पर लाएंगे। हम एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड को बुलाएंगे। एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड इस जूम के सभी सदस्यों को अपनी छत्र छाया में ले। वो पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पर मौजूद है उनको एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड का आश्रय प्राप्त हो। अब सब के ऊपर एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड स्थित हो गया है। अब एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड से एक गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे आपके सिर के ऊपर सहस्त्रार में प्रकट हो रही है और धीरे धीरे आपके सहस्त्रार से आपके मस्तिष्क में एंटर हो रही है। इसको फील कीजिए। ये कंफर्टेबली हल्की हल्की आनंद देती हुई पानी की तरह आपके सहस्त्रार से आपके मस्तिष्क में प्रविष्ट हो रही है। पूरे मस्तिष्क के अंदर 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं जो शरीर की सब गतिविधियों को रेगुलेट करते हैं। ये एनर्जी, गोल्डन एनर्जी, इन सब न्यूरॉन्स को अपनी शक्ति प्रदान कर रही है। फ्रंटल एरिया के अंदर एनर्जी सब न्यूरॉन्स को एनर्जी प्रदान कर रही है। ऑक्सीपिटल रीजन, सिर के बैक साइड पर एनर्जी बॉडी बैलेंस करने वाले एरिया को एनर्जी प्रदान कर रही है। राइट हाफ, लेफ्ट हाफ मस्तिष्क का भी गोल्डन एनर्जी प्राप्त कर रहा है। पूरे मस्तिष्क के अंदर एनर्जी जो है वो हर एक एरिया में प्रदान कर रही है। अब ये एनर्जी पीनियल ग्लैंड को मिल रही है। पीनियल ग्लैंड आपकी तृतीय नेत्र है। अब ये एनर्जी आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को मिल रही है। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है। ये शरीर में
होने वाले सब केमिकल्स को, सब हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। यहाँ से निकलने वाले आदेशों के अनुसार बाकी सारे अंग जो है वो काम करेंगे। अब आपका सिर गोल्डन एनर्जी से पूरी तरह से भर गया। हर सेल के अंदर फुल एक्स्ट्रा एनर्जी चार्ज हो गई। इस एनर्जी से आपके सिर में होने वाली कोई भी दर्द, कोई भी भारीपन धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। अब ये एनर्जी आपकी आंखों में धीरे धीरे उतर रही है, आंखों में आकर आपकी आंखों के लेंस को क्लियर कर रही है। जिनके भी आंखों में कोई धुंधलापन है वो इसको बार बार यहाँ लाके लेंस को पूरी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब ये एनर्जी आपकी आँख की पिछली दीवार रेटिना के ऊपर सब सेल्स को क्लीन कर रही है। रेटिना की दीवार के ऊपर आपकी आँखों से जो इमेज बनती है वो ब्रेन में जाकर आपको दृश्य दिखाती है। दोनों आँखों में एनर्जी सब सेल्स को सर्विस करके धीरे धीरे एब्जॉर्ब हो गई। अब एनर्जी आपके दोनों कानों में ऑडिटरी नर्व्स से जा रही है। दोनों कानों के पर्दों को एनर्जी सर्व कर रही है। दोनों कानों के अंदर 3 छोटी छोटी हड्डियां रहती हैं, जो कि जब ईयर ड्रम हिलता है तो उसे वो वाइब्रेशन पिकअप करके ब्रेन को भेजती है। ये एनर्जी कान के पर्दे से तीनों हड्डियों के माध्यम से पूरे कान में फैल रही है। कान में होने वाली कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी कमजोरी, कोई भी इन्फेक्शन, ये एनर्जी सोख लेती है और उसको लाइट बनाकर शरीर से बाहर धीरे से निकाल देती है। दोनों कानों में एनर्जी चार्ज होने के बाद ये एनर्जी आपके मुंह के अंदर उतरती है। मुंह के अंदर ये आपके दांतों में, हर एक दांत में, ऊपर के जबड़े में, हर एक दांत में, नीचे के जबड़े में धीरे 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 पानी की तरह घूमती है। वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम जो है उसको ये अपने में विलीन करती है, डिसॉल्व करती है और दांतों को ताकत देती है। ये प्रोसेस को दांतों पर बार बार लाने से दांत किसी भी रोग से मुक्त हो जाते हैं। अब ये एनर्जी आपके थ्रोट में आ गई। थ्रोट की वॉल्स के ऊपर गोल्डन एनर्जी घूम रही है, टॉन्सिल्स को क्लीन कर रही है और आपकी थ्रोट से धीरे धीरे आपकी खाने की नली में, ओसोफेगस में धीरे धीरे दीवारों के सहारे से ये नीचे पेट की तरफ उतर रही है। ओसोफेगस से धीरे धीरे आपका खाना आपके पेट में उतरता है। एनर्जी वॉल्स को स्ट्रेंथ देती है, क्लीन करती है, रिजुविनेट करती है और धीरे धीरे आपके स्टमक के ऊपर आ जाती है। अब ये धीरे धीरे आपके स्टमक में एंटर हो रही है। स्टमक की वॉल्स के साथ साथ गोल्डन एनर्जी धीरे धीरे आपके पूरे स्टमक में फैल रही है। स्टमक में जो एक्स्ट्रा एसिड है उसको ये सूंघ लेती है और एक करेक्ट बैलेंस में एसिड को
लेकर आती है। स्टमक की वॉल्स को, पेट की वॉल्स को ये स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि जब खाना पेट में रहेगा तो पेट उसको पूरी तरह मिक्स करेगा। इसके लिए मसल्स को थोड़ी ताकत की ज़रूरत पड़ती है। ये एनर्जी आपके पेट के मसल्स को उतनी ताकत दे देगी जितनी कि एक छोटे बच्चे के पेट में रहती है। ये उसको उसकी ओरिजिनल स्टेट के अंदर दोबारा से स्थापित करेगी। पेट के आगे एनर्जी धीरे धीरे पाइलोरिक वेल्व के अंदर जा रही है। पाइलोरिक वेल्व एक वेल्व है जिसमें से खाना पेट से निकलकर इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन से पेट में वापस नहीं आ सकता। कोई भी चीज़, कोई भी द्वार जो एक तरफ से ही चीज़ को जाने देता है और मुड़ने नहीं देता है, उसको हम टेक्निकली वेल्व बोलते हैं। तो ये पाइलोरिक वेल्व पेट के एंड पर है। इसमें से एनर्जी पाइलोरिक वेल्व को भी सर्विस करती है, उसको ताकत देती है और इसके आगे आंत के अंदर शुरू के एरिया में प्रविष्ट होती है। यहाँ से ये बाइल डक्ट से आपके लिवर की तरफ जाएगी। लिवर में जाकर पहले गॉल ब्लैडर को क्लियर करेगी। गॉल ब्लैडर से ये लिवर के अंदर एंटर करेगी। पूरे लिवर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो ये एनर्जी उसको सोख लेगी, उसके सब सेल्स को ताकत देगी, उसकी काम की क्षमता को धीरे धीरे रिस्टोर करेगी। लिवर के अंदर बाइल जूस बनता है, जो कि बनने के बाद गॉल ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होता है और गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट से वो आपकी छोटी आंत के अंदर रिलीज होता है। इससे पाचन की क्रिया जो है वो अलग स्तर पे चली जाती है। पेट में पाचन की क्रिया एसिड मीडियम में होती है, इंटेस्टाइन में पाचन की क्रिया एल्कलाइन मीडियम में होती है। तो एसिड मीडियम का फूड जब इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो बाइल जूस उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करके एल्कलाइन बनाता है और इससे छोटी आंत के अंदर पाचन की क्रिया शुरू होती है। अभी एनर्जी पैनक्रियाज के अंदर एंटर करेगी। पैनक्रियाज के अंदर एनर्जी जो है वो पूरे पैनक्रियाज को सर्विस करती है। यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है। इस एरिया को आइलेट्स ऑफ द लैंगरहैंस कहा जाता है मेडिकल टर्म्स में। यहाँ पर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो शुगर को डाइजेस्ट करने में काम आता है। इस प्रोसेस के करने से धीरे धीरे शुगर की प्रॉब्लम कंट्रोल में आ जाती है। पैनक्रियाज को सर्विस कर देने के बाद एनर्जी छोटी इंटेस्टाइन में आगे बढ़ती है। छोटी इंटेस्टाइन का पहला हिस्सा ड्यूडेनम कैनाल है। इसके अंदर एनर्जी धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। इसके अंदर एक वेव मोशन चलता है जो खाने को धीरे धीरे आगे पुश करता है। इसके लिए मसल्स को ताकत की ज़रूरत पड़ती है। उम्र के साथ कई बार मसल्स थोड़ा स्लो हो जाते हैं। इस प्रोसेस से इंटेस्टाइन के मसल्स पूरी ताकत दोबारा से जनरेट करें। धीरे धीरे ये एनर्जी आगे बढ़ती हुई ड्यूडेनम कैनाल की एरिया को ताकत देती हुई वेव मोशन को स्ट्रॉन्ग करती हुई आगे जाती है। धीरे धीरे छोटी आंत के सेंटर तक एनर्जी पहुंच गई है। इस एरिया में अगर कोई भी दर्द है, कोई भी भारीपन है, हैवीनेस है, उसको ये एनर्जी स्वतः ही सोख लेती है और इस एरिया को ताकत देती है, क्लीन करती है
और इसके स्वास्थ्य को रिस्टोर करती है। अब एनर्जी छोटी इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट में एंटर कर रही है। ये एरिया आपके डाइजेस्टेड खाने की एब्जॉर्प्शन जोन है। यहाँ पर आपके जो पचा हुआ खाना है इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब कर, और जो बाकी बच जाएगा उसको फिर बड़ी आंत के अंदर भेज दिया जाएगा। धीरे धीरे गोल्डन एनर्जी छोटी इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट को सर्विस करती है, ताकत देती है, इसके वेव मोशन को स्ट्रॉन्ग करती है, जो सामान को आगे की तरफ गतिमान करता है और चलते चलते बड़ी आंत के शुरू के हिस्से में आ जाती है। अब एनर्जी बड़ी आंत में एंटर करती है। इस एरिया को कॉलन कहते हैं। बड़ी आंत को मेडिकल टर्म्स में कॉलन कहते हैं। यहाँ से बड़ी आंत धीरे से ऊपर की तरफ जाएगी, इसको हम असेंडिंग कॉलन कहते हैं। गोल्डन एनर्जी असेंडिंग कॉलन के अंदर एंटर करके धीरे धीरे इसकी दीवारों को स्ट्रॉन्ग करती हुई, एनर्जी देती हुई, इसके वेव मोशन को स्ट्रॉन्ग करती हुई ऊपर की तरफ जा रही है। असेंडिंग कॉलन थोड़ा ऊपर जाने के बाद फिर राइट से लेफ्ट की तरफ मुड़ता है। इसको हम ट्रांसवर्स कॉलन कहते हैं। गोल्डन एनर्जी अब असेंडिंग कॉलन से ट्रांसवर्स कॉलन में आ गया है और ट्रांसवर्स कॉलन को सर्विस कर रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है, वेव मोशन को रेक्टिफिकेशन दे रहा है, स्ट्रेंथ दे रहा है और पूरा ही लेफ्ट एंड तक जा रहा है। यहाँ से कॉलन फिर नीचे की तरफ मुड़ती है और गुदा द्वार तक जाती है। इस एरिया को हम डिसेंडिंग कॉलन कहते हैं। इस एरिया के अंदर बॉडी का बचा हुआ सब वेस्ट मटेरियल स्टोर होता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, इसको क्लीन रहना बहुत ज़रूरी है, इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। गोल्डन एनर्जी इस एरिया को अब सर्विस करती है। इस एरिया के सर्कुलर मसल्स को, लॉन्ग मसल्स को स्ट्रेंथ देती है। धीरे धीरे ये एनर्जी लार्ज इंटेस्टाइन के एंड तक, गुदा द्वार तक जाकर वहाँ पर टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है। इससे आपकी पूरी इंटेस्टाइन फुली सर्विस हो गई है। अब हम दोबारा गोल्डन एनर्जी को सिर के पास फिर से देखेंगे। अब गोल्डन एनर्जी को हम हार्ट के अंदर इनवाइट करेंगे। आपके सिर से ये उतरती हुई हार्ट के अंदर आएगी। हार्ट में एंटर करके ये ब्लड वेसल्स के अंदर, खून की नालियों के अंदर एंटर करेगी और यहाँ से ब्लड की पंपिंग के साथ, रक्त के साथ ये पूरे शरीर में फैल जाएगी। जहाँ जहाँ पर भी रक्त की नाड़ियों के अंदर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई भी प्लेग है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसको ये धीरे धीरे क्लियर करेगी, उसको धीरे धीरे क्लीन करेगी और जो कुछ भी उसके अंदर वेस्ट मटेरियल है उसको ये सोख लेती है और उसको लाइट में कन्वर्ट करके बॉडी से बाहर आपके नोटिस के बगैर निकाल देती है। इस प्रोसेस के करने से, बार बार करने से आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आ जाता है। अगर लो है तो भी करेक्शन हो जाती है, अगर हाई है तो भी करेक्शन हो जाती है, उसको नॉर्मल के ऊपर लेकर आता है। अब एनर्जी आपके लंग्स में हेल्प करती है। लंग्स की 4% कैपेसिटी जो है वो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। अब ये एनर्जी
आपके पूरे लंग्स के अंदर फैल जाती है। इसकी दीवारों के अंदर चमचमाते हुए गोल्डन कण घूम रहे हैं। पूरे लंग्स के स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करती है। उसके अंदर कोई भी बलगम या इस तरह की चीज़ है उसको न्यूट्रलाइज करती है, उसके बनने की टेंडेंसी को न्यूट्रलाइज करती है और लंग्स को क्लियर करती है। इसके बाद आपके लंग्स ऑक्सीजन को ज़्यादा मात्रा में सोख सकते हैं। अब एनर्जी इसके नीचे किडनीज में जाएगी। दोनों किडनीज में एनर्जी एंटर करती है। दोनों किडनीज के अंदर गोल्डन एनर्जी कोई भी स्लो प्रोसेस को फास्ट करती है, कोई भी छोटे छोटे स्टोन क्ली को डिसॉल्व करती है, डिसलॉज करती है और उसको उसकी जगह से हटा के आगे बढ़ा देती है। किडनी के अंदर ब्लड फिल्ट्रेशन होता है जिसमें के पानी और यूरिया अलग करके ब्लैडर में भेज दिया जाता है और ब्लड सिस्टम के अंदर दोबारा चला जाता है। ये यूरिन यहाँ से जो प्रोड्यूस होगा वो ब्लैडर के अंदर इकट्ठा होगा। एनर्जी अब ब्लैडर के अंदर जाएगी। उम्र के साथ साथ ब्लैडर कई बारी थोड़ा छोटा होने लगता है जिससे बार बार आपको बाथरूम भागने की जरूरत पड़ती है। इस एनर्जी से ब्लैडर दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में रिस्टोर होता है। इस प्रोसेस को रिपीट करने से ब्लैडर की हेल्थ अच्छी हो जाती है और अब एनर्जी यहाँ से आसपास के सब इलाकों में फैल जाती है। अब हम दोबारा अपनी सांस को धीरे 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 वॉच करेंगे। आती और जाती सांस को वॉच करेंगे। न तेज न धीरे, ओरिजिनल स्पीड जो हमारी इन्फ्लुएंस में नहीं है उसको हम नोटिस करेंगे, उसके साथ साथ चलते रहेंगे। उस गार्ड की तरह जो बाहर से आने वाले किसी भी आदमी को अंदर अपने साथ लेकर जाएगा, अंदर से बाहर लेकर आएगा, धीरे धीरे धीरे। अब हम अल्फा स्टेट में हैं, विचारहीन स्टेट के अंदर है। इस वक्त अगर हम कोई भी संकल्प करते हैं, कोई इच्छा मन में लाते हैं, वीडियो प्लीज, तो फौरन वो कार्यान्वित होती है, मैनिफेस्टेशन होती है। आप अपना कोई भी संकल्प अपने मन में ला सकते हैं। अगले 1 मिनट में अपने मन में कोई भी संकल्प लाइए, अपने करियर के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, किसी भी चीज़ के लिए संकल्प मन में लाइए। संकल्प करने के बाद अभी फिर हम अपनी सांस को वॉच करेंगे। मास्टर्स, gratitude is the highest form of receivership. धन्यवाद
मन में लाने से आप पर ईश्वर कृपा होती है। जो भी संकल्प आप ला चुके हैं, महसूस कीजिए कि प्रभु ने वो आपके लिए कर दिया है। उसका धन्यवाद मन में लेकर आइए। किसी भी चीज़ को अपने जीवन में लाने के लिए जब हम धन्यवाद करना शुरू करते हैं तो उसका प्रकट होना उतना ही आसान हो जाता है। धन्यवाद से उस प्रकटीकरण के अंदर बहुत सहायता मिलती है। जो हमने संकल्प किया है उसकी प्राप्ति होने पर जो आनंद की अनुभूति आपको होगी, उस अनुभूति को महसूस कीजिए। प्रभु का धन्यवाद कीजिए, ग्रेटिट्यूड में आ जाइए। अब दोबारा से अपनी सांस के ऊपर वापस आइए। आने और जाने वाली सांस को वॉच करिए। लास्ट 1 minute, masters, watch your breath. Meditation is simply breathfulness. ध्यान की प्रक्रिया सांस पर ध्यान रखना ही है। आती और जाती हुई सांस पर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। लास्ट 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1। अपने हाथों को अपनी आंखों के ऊपर रखिए। अपने पैरों की उंगलियों को धीरे धीरे हिलाइए। अगर कोई ट्रांस में है तो धीरे धीरे वापस आइए। इस समय बॉडी को कोई भी झटका नहीं लगना चाहिए। अपने आंखों को हाथों के अंदर धीरे धीरे खोलिए। हाथों में जो एनर्जी होगी वो आंखों से दोबारा शरीर में प्रविष्ट होगी। अब अपने हाथों को आंखों से धीरे धीरे हटा लीजिए। आंखों को हाथों में ही खोलना है, हाथों को हटा लें। इससे हमारे ध्यान की प्रक्रिया संपूर्ण हुई। जो वीडियो खोल सकते हैं वीडियो खोल लें। थैंक यू सर, इतने अद्भुत ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। बहुत अद्भुत ऊर्जा थी। और कोई मास्टर अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं आप। तो हम अपने सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी, हम लोग रमन्ना महर्षि की वार्तालाप जो श्रीमान पिल्ले के साथ हुई थी उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं, जो मैं कौन हूँ टाइटल के अंदर संकलित है। इसमें अपने आप को पहचानने का रमन्ना महर्षि ने
एक तरीका सुझाया है। तो इसके 2 सेशन हम कर चुके हैं, लेकिन पिछले सेशन में कुछ डिस्टर्बेंस रही थी, तो मैं उसका कुछ एरिया आपको फिर से याद दिला दूंगा कि पहले हमने ये समझा कि मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर जो है वो 7 रसों से बनता है: प्लाज्मा, ब्लड, मसल, फैट, बोन मैरो, रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। इनमें से कोई भी चीज़ जो है वो मैं नहीं हूँ। शरीर में 5 सेंसेस हैं: देखने की, सुनने की, टच करने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की। मैं ये भी नहीं। इनके जो ऑर्गन्स हैं, जैसे जिह्वा है, आंखें हैं, कान है, नाक है, मैं वो भी नहीं। शरीर 5 प्राणों पर आधारित है: अपाना, समाना, उदाना, व्याना। ये भी हम नहीं। तो जब ये सब हम नहीं हैं, तो फिर हम क्या है? तो ऋषिवर ये कहते हैं कि हमारा जो नेचर है वो है अवेयरनेस। हम जो है अवेयरनेस है। अवेयरनेस क्या चीज है? अवेयरनेस है एग्जिस्टेंस, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस। हिंदी में अस्तित्व, चेतना, परमानंद। तो हम जो है वो एक अस्तित्व है, अस्तित्व की एक चेतना है, और परमानंद इसका गुण है। ये हम है। तो इसके बाद मन के ऊपर थोड़ी बातचीत हुई है कि इसका नेचर क्या है। तो इसमें बताया गया है कि मन जो है वो थॉट प्रोसेस है, विचार है। अब मन जो है ये जब तक हम इसको डिसॉल्व नहीं कर लेते, शांत नहीं कर लेते, तब तक हम अपने स्वरूप को नहीं देख सकते हैं। जिस तरह से अंधेरे में पड़ा हुआ सांप, रस्सी साफ दिखाई देती है, उसी तरह हम अपने मन को अपना अस्तित्व समझते हैं, लेकिन हमारा मन हमारा अस्तित्व नहीं है। हमारी आत्मा, हमारा सेल्फ, हमारा अस्तित्व है, और उसके ऊपर मन है। तो अपने आप से मिलने के लिए, अपने आप को जानने के लिए हमें मन को हटाना पड़ता है, हमें मन को मौन में लाना पड़ता है। तो मन को मौन में कैसे लाया जाएगा? तो यहाँ पर जो पिल्ले जी हैं, उन्होंने ये प्रश्न किया, हाउ विल द माइंड बिकम क्विसेंट? क्विसेंट मीन्स मौन। कि मन को मौन में कैसे लाया जाएगा, इसको डोरमेंट कैसे किया जाएगा? तो इसका जवाब भगवान रमन्ना ने दिया है, बाय द इंक्वायरी। खोज करने से, इंक्वायरी करने से। क्या इंक्वायरी? हु एम आई? मैं कौन हूं? अपने आप से ये प्रश्न पूछिए कि मैं कौन हूं। द थॉट हु एम आई विल डिस्ट्रॉय ऑल अदर थॉट्स। जब हम अपने मन में ये विचार लाएंगे कि मैं कौन हूं, तो हमारी सारी जागृति इस सवाल के ऊपर आ जाती है, और फिर और कोई भी सवाल मन में नहीं उठ सकता। जब ये निग्रह
हो जाता है तो हमारे खुद की पहचान हमारे सामने आने लगती है। अब सवाल ये है, व्हाट इज द मीन्स फॉर कॉन्स्टेंटली होल्डिंग ऑन टू थॉट हु एम आई। अभी हु एम आई करने से हमें पता लग रहा है कि मैं कौन हूं, लेकिन इसको हम कॉन्स्टेंटली कैसे होल्ड करें, हमें कॉन्स्टेंटली कैसे पता लगे कि हम अपने आप को कॉन्स्टेंटली कैसे इन टच में रहेंगे। तो भगवान इसका जवाब देते हैं, व्हेन अदर थॉट्स अराइज, जब कोई दूसरी थॉट आती है, हमने अपने आप को थॉट दी हु एम आई, लेकिन जब हम इसमें जाते हैं तो थोड़ी देर में ही, जिस तरह ध्यान करते हुए हमारा मन भटक जाता है, मन फिर भटकेगा और कुछ और थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही दूसरी थॉट्स आएंगी उन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपने अपने आप से सवाल पूछना है। जैसे वो आप कह रहे हैं हु एम आई, सडनली आपको रियलाइज होता है कि हु एम आई छोड़ के मेरे दिमाग में तो कुछ और आ गया। उस वक्त आपने अपने आप से सवाल पूछना है, टू हुम डू दे अराइज, कि ये जो दूसरे विचार आ रहे हैं ये किसको आ रहे हैं। अपने आप से सवाल पूछना है, पहले विचार करना है हु एम आई करते करते आपके मन में कुछ और विचार प्रकट हो जाएगा, हु एम आई को दबा देगा। उस वक्त आपने फिर इस बात को ध्यान में लाना है कि ये विचार किसको आया। तो जब आप ये सवाल करेंगे तो आपका जवाब क्या आएगा कि ये विचार मुझको आया। जो भी विचार आपके मन में उठ रहा है वो मेरे को ही आ रहा है। आपका होगा द आंसर दैट वुड इमर्ज वुड बी टू मी, कि ये मेरे को आया। तो उसके ऊपर आप फिर से कहेंगे देन हु एम आई, फिर मैं हूं कौन। तो इस तरह से जब कोई सवाल आएगा आप पूछेंगे ये सवाल, ये विचार किसको आया, तो जवाब है मुझको आया। मुझको आया तो मैं कौन हूं। तो इससे एक सर्कल एस्टेब्लिश हो जाएगा। विद रिपीटेड प्रैक्टिस इन दिस मैनर द माइंड विल डेवलप द स्किल टू स्टे इन इट्स सोर्स। जब हम बार बार माइंड पर ये सवाल लाएंगे, उसको कोई विचार करने नहीं देंगे, तो माइंड जो है वो धीरे धीरे खामोशी में आ जाएगा। जब वो खामोशी में आ जाएगा, माइंड का ऑपरेशन कहाँ पर होता है, माइंड ऑपरेट करता है आपके ब्रेन के थ्रू, आपकी सेंसेस के थ्रू, आंख से देखकर, कान से सुनकर। माइंड की लोकेशन आपका ब्रेन है। अब जब हम माइंड को ऑपरेट नहीं करने देंगे, उसको कांस्टेंट सवाल डालेंगे कि हु एम आई, तो माइंड धीरे धीरे ब्रेन से अपने सोर्स की तरफ चला जाएगा। माइंड का सोर्स क्या है, हार्ट। माइंड वहां से अपने सोर्स की तरफ चला जाएगा। When it stays in the heart, the names and forms disappear. जब माइंड ब्रेन से हार्ट के अंदर उतरेगा तो उसकी जो विचार शक्ति है वो कंटेन्ड हो गई, वो बंद हो गई, वो मौन में चली गई। तो उस विचार शक्ति से जो प्रकट हो रहा था वो सब नष्ट हो गया, एवोपरेट हो गया, गायब हो गया। वो क्या चीज थी जो उसके विचार शक्ति से प्रकट हो रही थी, वो है संसार। विचार जैसे ही बंद होंगे, संसार डिसअपियर हो जाएगा। नॉट लेटिंग द माइंड गो आउट, अपने मन को अगर आप बाहर नहीं जाने देंगे, बट रिटेनिंग इट इन द हार्ट, उसको अपने हार्ट में रखेंगे। दिस इज कॉल्ड अंतरामुखा। ये अंतर्मुखी होने की स्टेट है। जब आप उस पर सवाल डालेंगे, वो ब्रेन से दौड़ के हार्ट में आ जाएगा और इस सवाल से वो हार्ट में बैठेगा, और इसको हम अंतर्मुख होने की स्टेट कहते हैं। लेकिन
अगर हम माइंड को हार्ट से बाहर जाने देंगे तो इसको बहिर्मुखी स्टेट कहेंगे। द माइंड स्टेज इन द हार्ट एंड दिस इज द आई सोर्स ऑफ ऑल थॉट्स एंड इट विल गो। हार्ट में जब रहता है तो सबसे पहली चीज जो होती है, हम हर कोई जो है अपने आप को कैसे जानते हैं? हमारा एक नाम है, हमारी एक शेप है। तो ये जो है मैं की फीलिंग जो है, इसको हम कहते हैं आई स्टेट, ईगो स्टेट। हम जब पैदा होते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को फील करना पड़ता है कि मैं कौन हूं, तो आई स्टेट शुरू होती है। जिस वक्त हम मन को बंद कर देते हैं, थॉट्स को बंद कर देते हैं, ब्रेन से उसको हार्ट में आ जाता है, तो उस वक्त सारा संसार विलीन हो जाता है। आर देयर नो अदर मीन्स फॉर मेकिंग द माइंड प्रेजेंट? अब ये एक तरीका है कि आप हार्ट मन को सवाल डालो, उसको ब्रेन से हार्ट में ले आओ और हार्ट से वो शटडाउन लेके खामोश होके बैठ जाए। अभी पिल्ले जी सवाल पूछते हैं कि आर देयर नो अदर मीन्स फॉर मेकिंग द माइंड प्रेजेंट? क्या मन को शांत करने का इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? तो उनका जवाब देते हैं, अदर देन द इंक्वायरी, इंक्वायरी मीन्स जो हम सवाल डाल रहे हैं मैं कौन, अदर देन दिस इंक्वायरी देयर आर नो एडिक्वेट मीन्स। है मीन्स लेकिन एडिक्वेट नहीं है, देयर आर नो एडिक्वेट मीन्स। इफ थ्रू अदर मीन्स इट इज sought टू कंट्रोल द माइंड, अगर हम किसी और तरीके से माइंड को कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं, द माइंड विल अपीयर टू बी कंट्रोल्ड, हमें ऐसा लगेगा कि माइंड कंट्रोल में आ गया है, बट विल अगेन गो फोर्थ, लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद निकल जाएगा। थ्रू द कंट्रोल ऑफ ब्रेथ ऑल्सो द माइंड विल बिकम क्विजेंट। जब आप अपनी सांस के ऊपर प्राणायाम करते हैं तो माइंड उससे भी कंट्रोल में आता है, बट इट विल बी क्विजेंट ओनली सो लॉन्ग एज द ब्रेथ रिमेन्स कंट्रोल। आप जब तक प्राणायाम में लगे रहेंगे मन आपके कंट्रोल में रहेगा, लेकिन आप 24 घंटे प्राणायाम शायद नहीं कर सकते। When the breath resumes, the mind also will again start moving. जैसे ही आप नॉर्मल सांस लेंगे, प्राणायाम से बाहर आएंगे, आपका माइंड फिर से अपने विचार शक्ति का उपयोग करेगा। It will wander as impelled by the residual impressions. वो वही करने लगेगा जो मन के विचार उसको करवाएंगे या वो मन के विचारों के थ्रू करेगा। स्वामी विवेकानंद ने मन के बारे में ऐसा कहा था कि ये उस बंदर की तरह है जो एक वृक्ष के ऊपर है और वो हर डाली के ऊपर छलांग लगाए, वो किसी एक डाली पर शांति से बैठ नहीं सकता, उसको पूरे पेड़ के ऊपर छलांगे लगानी है। द सोर्स द सेम फॉर बोथ माइंड एंड ब्रेथ इट इज। जो माइंड और ब्रेथ का सोर्स है वो एक ही, मतलब जहां से माइंड निकलता है वहीं से ब्रेथ भी निकलती है, ये दोनों का एक ही सोर्स है। ऑल्दो इंडीड इट इज द नेचर ऑफ द माइंड द थॉट आई। माइंड का नेचर क्या है? वो पहले अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, ये आपकी सबसे पहली थॉट है आई, मैं हूं, ऐसा हम समझते हैं। एंड दिस इज ईगो। इट इज फ्रॉम दिस द ईगो ओरिजिनेट्स, यहां से अहंकार पैदा होता है। दैट ब्रेथ ऑल्सो ओरिजिनेट्स, और यहीं से आपकी ब्रेथ भी ओरिजिनेट करती है। देयरफॉर व्हेन द माइंड बिकम्स क्विजेंट, जब माइंड मौन में आ जाता है, द ब्रेथ इज कंट्रोल्ड,
तो ब्रेथ भी कंट्रोल में आ जाती है। एंड व्हेन द ब्रेथ इज कंट्रोल्ड द माइंड बिकम्स क्विसेंट। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, माइंड और ब्रेथ। जब माइंड कंट्रोल में है तो ब्रेथ कंट्रोल में है, और अगर ब्रेथ कंट्रोल में कर दो तो माइंड कंट्रोल में कर लो। बट इन डीप स्लीप ऑल्दो द माइंड बिकम्स क्विसेंट द ब्रेथ डज नॉट स्टॉप। तो ये एक ही एक्सेप्शन है प्रकृति का कि डीप स्लीप के अंदर माइंड शांति में चला जाता है, विचार नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ब्रेथ जो है वो चलता रहेगा। ये भगवान का एक एक्सेप्शनल नियम है कि इस स्टेट के अंदर, वरना मृत्यु का आवाहन हो जाएगा। ब्रेथ इज द ग्रॉस फॉर्म ऑफ माइंड। आपकी सांस जो है आपके मन का शरीर है। आपकी सांस, ब्रेथ, मन का शरीर है। टिल द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय तक, द माइंड कीप्स ब्रेथ इन द बॉडी। मृत्यु के समय तक माइंड जो है वो सांस को शरीर में रखता है। एंड व्हेन द बॉडी डाइज द माइंड टेक्स द ब्रेथ अलोंग विद इट। तो माइंड जो है जब शरीर को छोड़ देता है, ब्रेथ को भी अपने साथ ले जाता है। तो मृत्यु के समय में सांस भी बंद हो जाएगी और मन भी जो है शरीर को छोड़ देगा। Therefore, the exercise of breath control is only an aid for rendering the mind quiescent. इसलिए ब्रेथ कंट्रोल जो है वो एक्सरसाइज है सिर्फ माइंड को कुछ कंट्रोल में लेने के लिए। इट विल नॉट डिस्ट्रॉय द माइंड, वो माइंड को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा। लाइक द प्रैक्टिस ऑफ ब्रेथ कंट्रोल, मेडिटेशन इज ऑल्सो द अदर मेथड। तो यहाँ पर भगवान रमन्ना ने कुछ ऐसा हमें समझाने की चेष्टा की है कि ये इंक्वायरी मेडिटेशन और ब्रेथ से ऊपर की स्टेज। मेडिटेशन इससे एक लोअर स्टेट इनके अनुसार है। जब हम मंत्रों का रेपिटेशन करते हैं या सांस के ऊपर ध्यान लगाते हैं तो इससे भी हमारा माइंड जो है मौन में जाता है, एकाग्रता में आ जाता है। When the mind is occupied with a name or form, it will grasp that alone. जब हम माइंड को सांस देखने पे लगा देते हैं या उसको कोई नाम जाप दे देते हैं तो उसका पूरा ध्यान उसमें चला जाता है। तो उसकी विचार शक्ति जो है वो रुक जाती है, क्योंकि एक टाइम में माइंड एक ही काम कर सकता है। या तो वो विचारों में जाएगा या वो किसी चीज को वॉच करेगा। और हम जो सांस के ऊपर विचार उसका ध्यान ले आते हैं, इससे हम उसके ऊपर निगरान लगा देते हैं कि विचार प्रकट नहीं करेगा, सिर्फ सांस को वॉच करेगा। तो जो मन सांस को वॉच करेगा वो विचार नहीं प्रकट कर सकता। When the mind expands in the form of countless thoughts, अब जब हम उसको छोड़ देते हैं तो काउंटलेस थॉट्स, अनगिनत विचार उसमें प्रकट होने लग जाएंगे और हर विचार अपनी अपनी ताकत माइंड से लेगा और इससे माइंड जो है वो कमजोर हो जाएगा, उसकी ताकत क्षीण होने लग जाती है। लेकिन जब हम उसको एक विचार पे स्थित करते हैं, जब उसको सांस वॉच करने के लिए कह देते हैं या किसी मंत्रोच्चारण में लगा देते हैं तो उस वक्त वो वन पॉइंटेडनेस हो जाती है, उसका पूरा ध्यान एक ही पॉइंट में चला जाता है। इससे वो स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और जो माइंड स्ट्रेंथ गेन कर लेता है उसके लिए फिर अपने आप को प्रेजेंट करना आसान हो जाता है और वो हमें रास्ता दे देता है अपनी आत्मा तक जाने का। Of all the restrictive rules that relate to sattvic food, moderate quantities is a way to control the mind. अब जैसे खाना जो है हर जीवित जानवर, मनुष्य की
एक सबसे ज़्यादा लगाव की एक्टिविटी है। हम ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाना पसंद करते हैं। खाना क्यों स्वादिष्ट बनाते हैं? क्योंकि ज़्यादा खा सकें। लेकिन जिस वक्त हम ये तय कर देते हैं कि खाना लिमिटेड खाना है, तो हम अपने लालच की स्थिति को कंट्रोल में लाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि ये लालच जो है ये मन के से उदित है। तो मन से उदित किसी भी भाव को जब हम कंट्रोल में लाते हैं तो वो कंट्रोल मन के ऊपर आता है। नॉर्मली ऐसा कहते हैं कि योगी एक बार ही खाएंगे, भोगी 2 बार ही खाएगा, रोगी 3 बार ही खाएगा। तो ये चीज अपने आप में बताती है कि योगी एक बार ही क्यों खाता है, क्योंकि उससे मन के ऊपर एक अंकुश लगता है। जो अंकुश बार बार लग जाए वो आदत बन जाता है। तो इससे जो मन की टेंडेंसी है इधर उधर भागने की, उसके ऊपर अंकुश आना शुरू हो जाता है। ज्यादा खाना जो है वो एक तामसिक वृत्ति है, कम खाना जो है वो एक सात्विक वृत्ति है। तो हम सात्विक वृत्ति में जाते हैं, तामसिक से दूर हटते हैं, इससे मनोनिग्रह लगाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारे मन में विचार तो जन्म से चल रहे हैं, युगों युगों से चल रहे हैं, हमारे हर जन्म में चल रहे हैं, और माइंड जो है वो एक जन्म से दूसरे जन्म में जाता है, उन विचारों को भी लेके आता है। इसीलिए हम पिछले जन्मों में जाने की कैपेसिटी रखते हैं। तो इसको कैसे समाप्त किया जाएगा? इसका जवाब है, एज द मेडिटेशन ऑन द सेल्फ rises high and higher, the thoughts will be destroyed. तो जिस वक्त आप मेडिटेशन करेंगे, आपकी मेडिटेशन, स्वामी जी कहते हैं हायर एंड हायर, हम उसको कहते हैं डीपर एंड डीपर। दोनों का सेम मीनिंग है। या आप समुद्र में डूब जाइए या आसमान में ऊपर चढ़ जाइए, तो दोनों एक ही कंडीशन के पर्यायवाची हैं। तो जब आप ध्यान में उच्च अवस्था में चले जाते हैं तो उस वक्त आपके विचार समाप्त हो जाते हैं। अब सवाल ये है कि मेडिटेशन तो एक तरीका हो गया अपने विचारों को नष्ट करने का। इज इट पॉसिबल फॉर द थॉट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दैट कम फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम एज इट इज टू बी रिजॉल्व्ड एंड गेट द प्योर सेल्फ? कि ये जो जन्मों जन्मों के विचार है इनको नष्ट करके हम अपने प्योर सेल्फ में कैसे जाएंगे? तो इसका जवाब स्वामी जी ने दिया है, विदाउट यील्डिंग टू द डाउट, बिना किसी शक के। इट इज पॉसिबल और नॉट, शक के ये पॉसिबल है कि नहीं, बिना इस विचार में गए हुए, बिना इस शक में गए हुए आप परसिस्टेंटली होल्ड ऑन टू द मेडिटेशन ऑन द सेल्फ। आप परसिस्टेंटली मेडिटेशन को होल्ड करिए, शक में मत पड़िए। शक आपको कौन दे रहा है? आपका लॉजिकल माइंड। जब मेडिटेशन में बैठते हैं हम क्या कहते हैं? पुट द लॉजिकल माइंड असाइड। तो आपका माइंड आपको, लॉजिकल माइंड आपको फिर भी थोड़ा सा गुमराह करने की चेष्टा करेगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें हमने सत्पुरुषों के वचन जो है उसको ब्रह्म वाक्य मान के चलना है। और स्वामी जी कहते हैं कि होल्ड ऑन टू द मेडिटेशन। इवन इफ अ ग्रेट सिनर who thinks that nothing can happen to me will also be able to resolve, कि बड़े से बड़ा पापी मनुष्य जो है वो भी अपने को मेडिटेशन के साथ उबार सकता है। तो इस चीज पे शंका करने की आवश्यकता नहीं है। कंसंट्रेट कीनली ऑन मेडिटेशन ऑन द सेल्फ। पुराने योगी जो थे, अगर हम किताबें देखते हैं तो वो हमेशा ये कहते थे कि सेल्फ के ऊपर करिए। पत्री जी ने उस चीज को हमें सिंप्लीफाई समझाया कि सांस पे करिए। इनफैक्ट मेडिटेशन के 112 विधियां हैं जो भगवान शिव ने
एक पुराण है उसमें दी है, और उनमें सबसे पहले जो है वो आनापानसति मेडिटेशन की डिस्क्रिप्शन है। पॉइंट 1 के ऊपर सबसे पहली डिस्क्रिप्शन इसकी है, और इसमें हर किसी के लिए ये संभव है। अगर आप गुरु मूर्ति के ऊपर ध्यान लगाएंगे, किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान लगाएंगे, तो वो करना सिर्फ योगियों के बस का है। आम आदमी उससे शुरू करके आगे नहीं बढ़ पाता। लेकिन किसी भी चीज को जो मूव कर रही है, जब हम उसको वॉच करना शुरू कर देते हैं तो मन उसमें फंस जाता है। अगर आप किसी स्टैटिक चीज के ऊपर ध्यान लगाएंगे, जैसे कई सेक्ट हैं उनमें बताते हैं कि गुरु की मूर्ति पे ध्यान लगे। अगर आपने गुरु की मूर्ति पे ध्यान लगाया तो गुरु की मूर्ति मूव नहीं कर रही है, थोड़ी देर के बाद मन हटेगा ही हटेगा और ये विग्रह चालू हो जाएगा। लेकिन जिस वक्त आप सांस पर लाते हैं तो वो आ रहा है, जा रहा है, ये करने में आपका मन उलझ जाता है। मूविंग चीज को ध्यान में रखना बहुत आसान है, स्टैटिक चीज को ध्यान में रखना बड़ा मुश्किल है। तो इस तरह करने से मन को हम अच्छी तरह से फंसा देते हैं। जैसे एक हाथी है, सड़क पे चल रहा है, उसकी आदत क्या है, वो अपनी सूंड से इधर उधर कुछ ना कुछ छेड़ने की कोशिश करेगा। अभी महावत उसको हर वक्त हटाता रहे ऐसा संभव नहीं है। तो महावत क्या करता है, उसकी सूंड के अंदर एक लोहे की जंजीर पकड़ा देता है। अब उसने जंजीर पकड़ ली, अब वो किसी दूसरी चीज को पकड़ने काबिल नहीं रह गया। वो शांति से जंजीर को संभालता हुआ सड़क पे चलता रहता है। A mind should not allow to wander toward worldly objects. मन को दुनिया के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सांसारिक ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी तरफ दे दे। What concerns other people, however bad other people may be, one should bear no hatred for them. दूसरे लोग कितने भी बुरे हैं, उनके लिए मन में कोई भी द्वेष न रखिए। Both desire and hatred should be eschewed. Desire मतलब जो चाहते हैं, hatred जिससे हमें नफरत है। हम ये पसंद और नापसंद की स्थिति को मौन में लेकर आएंगे तभी ये काम हो सकेगा। All that one gives to others, जो हम दूसरों को देते हैं in the form of hatred and love, one gives to oneself, वो हम अपने आप को ही दे रहे हैं। हम दूसरों से नफरत करते हैं, ये उन तक नहीं जा रही है, ये हमारे अंदर हमारे को अपने आप को ही जा रही है। हम दूसरों से प्रेम करते हैं, ये हम दूसरों से प्रेम भी कर रहे हैं, ये हम अपने से भी प्रेम कर रहे हैं। If this truth is understood, अगर ये सत्यता का अनुभव हो जाए, who will not give it to others, तो ये दूसरों को क्यों नहीं देंगे। हम दूसरों को प्रेम देने से चूकते हैं। हम समझते हैं ये प्रेम हमारे लिए, हमारे स्वजनों के लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। हम आपको नहीं जानते, आपसे हमारा प्रेम का कोई संबंध नहीं है। When one's self arises, all arises. When one's self becomes quiescent, all become quiescent. जब हमारी ईगो उठती है तो सारे विचार उठते हैं, और जब ईगो बैठ जाती है तो सब कुछ शांत हो जाती है। To the extent we behave with humility, to that extent there will be good results. हम जितनी नम्रता के साथ इस दुनिया के अंदर बिहेव करेंगे, उतने ही हमारे जीवन के रिजल्ट अच्छे होते चले जाएंगे। If the mind is rendered quiescent, one may live anywhere. मन को शांत करके हम कहीं पर भी रह सकते हैं। अभी क्या है, हमको रहने के लिए अच्छा मकान चाहिए, खाने की अच्छा चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन जब मन का निग्रह हो गया तो ये सब वस्तुएं जो है वो अर्थहीन है। जब ये सब वस्तुएं अर्थहीन है तो हम कहीं पर किसी भी कंडीशन में रह सकते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी कंडीशन में जब हमारे मीन्स नहीं है तो मन को दुख का अनुभव होता है कि मेरे पास ये नहीं है। लेकिन जब मन को शांत कर दिया तो मेरे पास है या नहीं है का सवाल खत्म हो जाता है।
तो आप एक शांति में चले जाते हैं। तो अब ये तरीका है कि मन को शांत करने के लिए मेडिटेशन करने से मन शांति में आ जाएगा, विचार नष्ट हो जाएंगे और आपका रिएक्शन टू द वर्ड क्रिसेंट हो जाएगा, मौन हो जाएगा। अब सवाल ये है, और ये जो है सब कुछ है, ये एक ब्रह्म ज्ञानी जो ईश्वर स्थिति को प्राप्त है, ये उन्होंने बताया हमें। तो ऐसे सेंटेंस के ऊपर हमें अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं। ब्रह्म वाक्य को हाथ जोड़कर स्वीकार करेंगे। हाउ लॉन्ग शुड इंक्वायरी बी प्रैक्टिस्ड? ये इंक्वायरी बता दी कि आप ध्यान लगाइए। अब वो कहते हैं कितनी देर तक? तो जवाब है एज लॉन्ग एज देयर आर इंप्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द माइंड। जब तक दिमाग में विचार चल रहे हैं तब तक ध्यान लगाइए। सो लॉन्ग द इंक्वायरी हु एम आई इज रिक्वायर्ड। जितनी देर तक ये पूछने की जरूरत है कि मैं कौन हूं, उतनी देर तक करते रहिए। कोई टाइम लिमिट नहीं है। जिस वक्त विचार नष्ट हो जाएंगे तो उस वक्त हु एम आई भी नष्ट हो जाएगा। जिस तरह एक लकड़ी से हम आग को, गांव में जब रहते हैं तो आग लगाते हैं तो थोड़ी थोड़ी देर बाद लकड़ी से हिलाते रहते हैं कि तेज होती रहे, लेकिन वो हिलाते रहते लकड़ी भी आग पकड़ लेती है। तो वो लकड़ी जो है, ये वो है हु एम आई का सवाल, और वो आग है हमारे विचार। तो इन विचारों को जब हु एम आई करते रहते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, और ये लकड़ी हु एम आई जो है ये भी जल जाती है। If one resorts to contemplation on the self unintermittently, मतलब बिगाड़ तोड़े हुए अगर आप ध्यान में रहेंगे, until the self is gained, जब तक कि आपको अपना सेल्फ नहीं मिल जाता, that alone would do, वो ही सब कुछ कर देगा। जब तक आपको अपने बारे में ज्ञान नहीं हो जाता तब तक आप ध्यान करेंगे, इस प्रैक्टिस को करेंगे। एज लॉन्ग एज देर आर एनिमीज विद इन द फोर्ट्रेस, जब तक किले के अंदर दुश्मन मौजूद है, दे विल कंटिन्यू टू क्रिएट डिस्टर्बेंस। इफ दे आर डिस्ट्रॉयड, एवरीथिंग इज डिस्ट्रॉयड एंड द फोर्ट्रेस विल फॉल इन आवर हैंड्स। तो ये शरीर, ये हमारा सेल्फ एक किले की तरह है जिसका दुश्मन जो है वो विचार है। जब ये दुश्मन शांत हो गया, नष्ट हो गया, तो किला जीत लिया, तो हमें सेल्फ मिल गया। सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ द सेल्फ? सेल्फ का नेचर क्या है? व्हाट एग्जिस्ट इन ट्रूथ इज द सेल्फ अलोन। जो अंतिम सत्य है, जो केवल सत्य है, वो ही सेल्फ है। The self is that where there is absolute no thought. सेल्फ वो है जब आपकी विचार शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। That is called silence. इसको हम कहते हैं मौन। The self itself is the word. The self itself is I. The self itself is God. तो आई, गॉड, ये सब सेल्फ के अंदर ही प्रकट हो रहे हैं। अब सवाल है, इज नॉट एवरीथिंग द वर्क ऑफ गॉड? क्या हर चीज भगवान का कार्य नहीं है? तो इसका जवाब मिल देते हैं। विदाउट डिजायर, रिजॉल्व और एफर्ट द सन राइजेस। सूरज को निकालने के लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये अपने आप ही आ जाता। इट इज बाय virtue of the presence of God that the souls governed by 3 cosmic functions
और 5 डिवाइन एक्टिविटीज परफॉर्म देयर एक्शन एंड देन रेस्ट। भगवान की प्रेजेंस से सोल जो है वो 3 कॉस्मिक फंक्शन करती है। तीन कॉस्मिक फंक्शन में होती है। ये कॉस्मिक फंक्शन कौन से हैं? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। ये तीनों के अंदर सोल फंक्शन करती है। और 5 डिवाइन एक्टिविटीज है। यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय। गॉड हैज नो रिजॉल्व। भगवान की कोई खास मंशा, इच्छा नहीं है। नो कर्मा अटैचेज इटसेल्फ टू हिम। तो भगवान का कोई कर्म नहीं है। दैट इज लाइक वर्डली एक्शन नॉट अफेक्टिंग द सन। जिस तरह बाकी सब चीजें सूरज पे कोई असर नहीं डालती है, लाइक द मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ द अदर 4 एलिमेंट्स नॉट अफेक्टिंग द प्रिवेडिंग स्पेस। 5 गुण क्या है? आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो आकाश के ऊपर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी का कोई असर नहीं। उसी तरह भगवान के ऊपर किसी चीज का कोई असर नहीं। तो अब सवाल है, ऑफ द डिवोटीज हु इज ग्रेटेस्ट? जो भगत गण है उनमें सबसे ऊंच कौन है? तो जवाब आता है, ही हु गिव्स हिमसेल्फ अप टू द सेल्फ दैट इज गॉड इज द मोस्ट एक्सीलेंट डिवोटी। वो जो अपने आप को ईश्वर को निछावर कर देता है वही उत्तम भक्त है। गिविंग वन सेल्फ अप टू गॉड मीन्स remaining constantly in the self without giving room for the rise of any thoughts। अपने आप को देने का क्या मतलब है? जो अपने आप को भगवान को दे देता है वो उच्च भगत है। तो अपने आप को देने का क्या मतलब है? अपने आप को देने का मतलब ये है कि मन में कोई भी विचार ना आए भगवान के अलावा। जब हमारे मन में कोई विचार नहीं है उस वक्त हमने अपने आप को ईश्वर को निछावर किया। अगर मन में विचार आ रहे हैं तो हमारा निछावर जो है वो कंप्लीट नहीं है। तो जो अपने आप को भगवान को निछावर कर देता है वो ही उत्तम भगत है। Whatever burdens are thrown on the God, he bears them। हम जो भी अपना कष्ट है भगवान पे डाल देते हैं, भगवान ले लेता है, मान लेता है। Since the supreme power of God makes all things move, why should we, without submitting ourselves to it, worry ourselves with thoughts? जब हर चीज भगवान कर रहा है तो हम कुछ करने की चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर हम चिंता करेंगे तब भी वही होगा, चिंता नहीं करेंगे तब भी वही होगा। क्योंकि कारण कारण प्रभु आप है, दूसर ना ही कोई। कि इस संसार में हर चीज का करने वाला सिर्फ ईश्वर है, दूसरे नहीं है। वी नो दैट व्हेन वी सिट इन द ट्रेन, हम ट्रेन में जब बैठ जाते हैं तो लगेज लेके जाते हैं, तो लगेज को भी ट्रेन में रख देते हैं, खुद भी बैठ जाते हैं। लेकिन कोई बुद्धिमान व्यक्ति ट्रेन में बैठने के बाद अपना लगेज अगर सिर पे रख के बैठा रहे तो लगेज तब भी उसके साथ पहुंचेगा, और अगर वो सिर से उतार के ट्रेन में रख दे तब भी पहुंचेगा। तो इस वक्त जो हम अपने कर्ता भाव में कुछ भी करने की चेष्टा कर रहे हैं वो उस बुद्धिमान की तरह है जो ट्रेन में बैठ के अपने सिर पे लगेज लेके बैठा हुआ है कि मैंने ही करना है, मुझसे ही होगा। अब सवाल ये है, व्हाट इज नॉन अटैचमेंट? नॉन अटैचमेंट का हिंदी अनुवाद है अनासक्ति, अनासक्ति, लगाव का न होना। तो इसका जवाब है
as thoughts arise, जैसे ही विचार उठते हैं, destroying them utterly without any leftover residue in its को नष्ट कर देना और पीछे उसका कुछ न बचना, नॉन अटैचमेंट। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, तो इसको इसी तरह से दिमाग को समझाना पड़ेगा कि नॉन अटैचमेंट है कि विचारों को करने देना, उठते विचारों को कर देना। अटैचमेंट किससे होती है? विचार से होती है। विचार अटैचमेंट का कारण है, उसको नष्ट कर देना ही रिलीज ऑफ द सोल। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जितने भी लोग गुरुओं के पास जाते हैं 99% से भी ज्यादा ये मानकर जाते हैं कि गुरु ही हमारा पालनहार है, कि गुरु हमें पार लगाएगा। और हमें ये थॉट बहुत सारे सोर्सेस से आती है कि गुरु, भगवान रमन्ना ने इसका जवाब दिया है, गॉड to release, they will not to the state of release. आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। भगवान आपको नेटवर्क इशू हो रहा है थोड़ा, बीच बीच में वॉइस ब्रेक हो रही है। हाँ सर, ये वाला पॉइंट रिपीट करना। अब वीडियो ऑफ कर लीजिए। कैन यू हियर मी नाउ? वीडियो ऑफ करके बोल दीजिए, उससे थोड़ा सा नेटवर्क इशू ठीक हो जाएगा, वॉइस आ जाएगी। वॉइस ब्रेक हो रही है ना? ओके, कैन यू हियर मी नाउ? हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर। मास्टर्स, मुझे लगता है नेटवर्क इशू हो गया है सर का, तो हम नेक्स्ट क्लास में कैरी ऑन करेंगे। वैसे भी 7 बज गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट क्लास में हम फिर ये वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। ओके ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। किसी को ग्रुप में ऐड होना है तो आप चैट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, उनको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। थैंक यू। थैंक यू।